नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो बात उस समय की है जब भारत बन रहा था, रियासतें एक एक करके जुड़ रही थीं। पर पंजाब की सीमा पर माहौल थोड़ा अलग था। विभाजन की उथल-पुथल थी और वहां थीं 8 रियासतें, जो कह सकते हैं एक पहेली बनी हुई थीं। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही खास और कुछ हद तक जटिल स्थिति थी वहाँ। तो इन्हें एक साथ लाना क्यों इतना जरूरी था और इतना मुश्किल क्यों साबित हुआ? आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू, ये कैसे बना, इसकी कहानी समझेंगे। जी तो सबसे पहले ये पेप्सू, ये चीज क्या थी आखिर? देखिए, पेप्सू मतलब पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये दरअसल एक खास प्रशासनिक इकाई थी। जब रियासतें भारत में मिल रही थीं, उस दौर में इसे बनाया गया था। अच्छा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह। हाँ, बिल्कुल। और इसमें कुल 8 रियासतें शामिल थीं। 8 कौन कौन सी थीं ये? 6 तो थीं सल्यूट स्टेट्स, जिन्हें तोपों की सलामी का हक था। बड़ी रियासतें पटियाला, कपूरथला, जींद, नाभा, फरीदकोट और मलेरकोटला। और 2 थीं नॉन सल्यूट स्टेट्स, थोड़ी छोटी, नालागढ़ और कालसिया। अच्छा, और इनका आपस में भी कोई रिश्ता था, मतलब ऐतिहासिक तौर पे? हाँ, दिलचस्प बात है। इन 8 में से 4, पटियाला, नाभा, जींद और फरीदकोट, ये फुल्कियां रियासतें कहलाती थीं। फुल्कियां? जी, माना जाता है कि इनके शासक एक ही पूर्वज फूल के वंशज थे। ये पहले महाराजा रंजीत सिंह के अधीन थी, फिर 1809 की अमृतसर संधि के बाद अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। अच्छा। और बाकी जैसे कपूरथला के शासक अहलुवालिया खानदान से थे और मालेरकोटला वाले शिरवानी अफगान थे। तो हाँ, मिला जुला इतिहास था। समझ गई। अब इनकी जमीन, मतलब भौगोलिक स्थिति कैसी थी? क्या ये सब पास पास थीं? नहीं, यहीं पर एक और पेच था। ये रियासतें एक जगह नहीं थी, 3 अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी। 3 हिस्सों में? हाँ, जो बिखरी हिस्सा था, जिस पर पटियाला, नाभा, जींद, मलेरकोटला, फरीदकोट आते थे, वो पूर्वी पंजाब के बीच में था। ठीक। लेकिन कपूरथला रियासत वो जालंधर जिले के अंदर कई टुकड़ों में बटी थी। अरे। और फिर पटियाला, जींद, नाभा के कुछ इलाके पूर्वी पंजाब के दक्षिणी जिलों में भी थे। और पटियाला का कुछ हिस्सा तो आज के हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता था। बाप रे, ये तो काफी बिखरा हुआ था। बिल्कुल। कुल क्षेत्रफल करीब 26,156 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 34 लाख से ज्यादा। और आबादी में सिख समुदाय ज्यादा था। ये बिखराव और आबादी दोनों ही आगे चलकर जरूर अहम हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अहम। तो अब आते हैं मुद्दे पर। इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये इतना जरूरी हो गया? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो था रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक। मतलब? ये इलाका नए नए बने पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास था। तो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी था कि बॉर्डर के पास एक मजबूत, ठीक से चलने वाली और आर्थिक रूप से स्थिर इकाई हो। हाँ, समझ आता है। एक कमजोर, बिखरा हुआ इलाका सीमा पर रखना तो खतरनाक होता। एकदम। और इसी रणनीतिक जरूरत के साथ जुड़ा था
एक और बड़ा मुद्दा, उस वक्त की सिख राजनीति। सिख राजनीति, उसका क्या रोल था इसमें? ये समझना बहुत जरूरी है। पेप्सू का बनना सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। अविभाजित पंजाब में सिख आबादी थी तो करीब 15%, पर राजनीतिक असर उनका काफी था। अब जब विभाजन हुआ तो सिखों में एक गहरी चिंता, एक अनिश्चितता फैल गई। किस बात की चिंता? घर, जमीनें और सबसे बढ़कर कई बड़े और महत्वपूर्ण गुरुद्वारे पाकिस्तान में जा रहे थे। ननकाना साहिब, पंजा साहिब। हाँ, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। तो इस उथल-पुथल के बीच सिख समुदाय में एक अलग अपनी राजनीतिक पहचान की जरूरत और महसूस होने लगी। तो क्या वो अलग राज्य चाहते थे? हाँ, मांग उठ रही थी। अकाली दल, जो एसजीपीसी की राजनीतिक शाखा थी, उन्होंने तो मार्च 1946 में ही अलग सिख राज्य का प्रस्ताव पास कर दिया था। अच्छा। माहौल गर्म था। दस्तावेज में यह भी जिक्र है कि मास्टर तारा सिंह जैसे बड़े नेता ने पटियाला और फरीदकोट के शासकों से संपर्क किया था। किस लिए? पंजाब पर कब्जा करने की एक योजना के लिए हथियार और सैनिक मांगे थे। अरे बाप रे, ऐसा भी? हाँ, हालांकि वो योजना कभी अमल में नहीं आई, पर इससे अंदाजा लगता है कि तनाव कितना था। दूसरी तरफ जिन्ना भी कोशिश कर रहे थे कि सिख नेताओं को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मना लें। मतलब चारों तरफ से दबाव और कश्मकश थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में ज्ञानी करतार सिंह जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि इन रियासतों को पूर्वी पंजाब प्रांत में मिला देना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या सोचा? भारत सरकार के लिए स्थिति बहुत नाजुक थी। इतनी अस्थिरता को देखते हुए उन्हें लगा कि इन सभी पंजाब रियासतों का भारत के नियंत्रण में एक अलग संघ बनाना ही सबसे सही रहेगा। ये एक तरह से स्थिरता लाने वाला कदम माना गया और शायद इससे सिख राजनीतिक आकांक्षाओं को भी कुछ हद तक साधा जा सकता था। और शायद इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये रियासतें, जैसा आपने बताया, बिखरी हुई थीं। पटियाला के बिना तो बाकी मिलकर वैसे भी शायद टिक नहीं पाती। सही बात है। पटियाला सबसे बड़ी और सबसे साधन संपन्न रियासत थी। उसके बिना कोई भी संघ कमजोरी रहता। तो क्या इनको सीधे पूर्वी पंजाब में मिलाने का विकल्प नहीं सोचा गया? सोचा गया था, बिल्कुल सोचा गया। ये भी कि हिमाचल की रियासतों को भी मिला दें या पटियाला समेत इन सबको पूर्वी पंजाब में मिला दें। तो फिर वो क्यों नहीं किया? उसके अपने कारण थे। हिमाचल की पहाड़ी रियासतें, एक तो उनके पास संसाधन कम थे, दूसरा वो सांस्कृतिक रूप से मैदानी पंजाब से जुड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। और पूर्वी पंजाब प्रांत, वो तो खुद विभाजन की मार झेल रहा था। शरणार्थी आ रहे थे, उस पर पहले ही बहुत बोझ था। हाँ, उस पे और बोझ डालना ठीक नहीं होता। बिल्कुल। तो इन रियासतों का विलय उसमें करना व्यवहारिक नहीं समझा गया। तो आखिर में यही तय हुआ कि 3 अलग इकाइयां रहेंगी, पूर्वी पंजाब प्रांत, हिमाचल प्रदेश और इन 8 रियासतों का संघ, यानी पेप्सू। इस सब में पटियाला के महाराजा सर यादविंदर सिंह का रोल तो बहुत अहम रहा होगा। फिर उन्हें कैसे राजी किया गया? हाँ, उनका रोल केंद्रीय था। वीपी मेनन, जो सरदार पटेल के साथ रियासतों का काम देख रहे थे, उन्होंने महाराजा से बात की। अच्छा, क्या कहा मेनन ने? उन्होंने साफ कहा कि देखिए, जमाना बदल गया है, पटियाला अब अकेला नहीं रह सकता, भारत एक हो रहा है। महाराजा ने शुरू में कुछ और रास्ते सोचे थे, जैसे छोटी रियासतों से जुड़ना या बाकी पंजाब रियासतों से एक ढीला ढाला संघ बनाना। लेकिन सरकार छोटी छोटी इकाइयां नहीं चाहती थी, वो मजबूत एकीकरण चाहती थी। मेनन ने उन्हें ग्वालियर, इंदौर, रीवा जैसी दूसरी बड़ी रियासतों का उदाहरण दिया, जिन्होंने समय को पहचाना और अपनी शक्तियां बांटने पर राजी हो गए। तो महाराजा मान गए? हाँ, आखिरकार वो मान गए। उन्होंने न सिर्फ पटियाला बल्कि बाकी पंजाब रियासतों के साथ मिलकर संघ बनाने के सिद्धांत को मान लिया। उन्हें शायद लगा कि इससे सिख समुदाय के समझदार लोगों की उम्मीदें भी पूरी होंगी। लेकिन क्या ये सब आसानी से हो गया? कोई और अड़चन नहीं आई? आई, बिल्कुल आई। महाराजा के जो सलाहकार थे, उन्होंने एक मांग रख दी। क्या मांग? कि महाराजा को इस नए संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। मतलब ये पद हमेशा पटियाला राजघराने के पास रहे। अरे, ये तो नई बात हुई। क्या सरकार मानी इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के लिए मुमकिन ही नहीं था। लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ था ये। हाँ, जाहिर है। हाँ, एक समझौते के तौर पर महाराजा ने जरूर कहा कि ठीक है, वंशानुगत नहीं तो कम से कम राज प्रमुख के चुनाव में वोटों का वजन रियासत की आबादी के हिसाब से तय हो। अच्छा, ताकि पटियाला का प्रभाव बना रहे। हाँ, क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज्यादा थी। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब ये सब चल रहा था, समझौते होने वाले थे, तब भी ज्ञानी करतार सिंह और सरदार बलदेव सिंह जैसे नेता कह रहे थे कि इन सबको सीधे पूर्वी पंजाब में मिला दो। जी हाँ, वो आखिरी समय तक इस पर जोर दे रहे थे। पर मेनन नहीं माने। नहीं, वो राज्य मंत्रालय की तय नीति और पूर्वी पंजाब की मुश्किलों का हवाला देते रहे। और जब पेप्सू बनाने का फैसला हो गया तो मजे की बात ये कि राष्ट्रवादी सिख और अकाली नेता दोनों ने इसका स्वागत किया।
मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, सब ने। शायद सबको लगा कि उस वक्त यही सबसे ठीक रास्ता है। हाँ, शायद यही। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। संघ बन गया, पर सरकार कैसे बनेगी? मतलब? मंत्रालय बनाना मुश्किल हो गया। 2 गुटों में खींचतान थी। एक तरफ प्रजामंडल, जो कांग्रेस जैसा था रियासतों में, आम लोगों की बात करता था। और दूसरी तरफ अकाली दल, जो खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था। दोनों में बनती नहीं थी। तो सरकार बनाना भी आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। खैर, आखिर ये संघ बना कब? समझौते पर दस्तखत कब हुए और उद्घाटन कब हुआ? शासकों ने दस्तखत किए 5 मई 1948 को, और फिर 15 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद पटियाला गए और इस नए संघ पेप्सू का उद्घाटन किया। अच्छा, सरदार पटेल ने खुद उद्घाटन किया? और मुखिया कौन बना? राज प्रमुख? हाँ, समझौते के हिसाब से पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह को जीवन भर के लिए पहला राज प्रमुख बनाया गया। जीवन भर के लिए? जी हाँ, लाइफ टाइम। और कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह को जीवन भर के लिए पहला उपराज प्रमुख। अच्छा, इसमें कोई खास शर्त भी थी? हाँ, एक थी। ये तय हुआ कि पटियाला के महाराजा उपराज प्रमुख के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। शायद शक्ति संतुलन के लिए उनकी परिषद बननी थी, काउंसिल ऑफ रूलर्स। इसमें सभी सैल्यूट राज्यों के शासक और नॉन सैल्यूट राज्यों का एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता। वो लोग मिलकर चुनते हैं। समझ गई। अब एक और कानूनी चीज पर आते हैं, विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें क्या बदलाव आया पेप्सू बनने के बाद? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। शुरू में जब ये रियासतें आज़ादी के वक्त भारत में शामिल हुईं, तो उन्होंने सिर्फ 3 विषय सौंपे थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। अच्छा, बस 3? हाँ, और कोई वित्तीय जिम्मेदारी भी नहीं ली थी भारत सरकार ने। तो पेप्सू बनने के बाद ये सिद्धांत आया कि विलय का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो पेप्सू के समझौते में वही क्लॉज डाला गया जो मध्य भारत के संघ में था। क्या था वो क्लॉज? उसके तहत राज प्रमुख को एक नया विलय पत्र जारी करना था। इसमें टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसे कुछ मामले छोड़कर बाकी सभी फेडरल और कॉन्करेंट लिस्ट के विषय केंद्र सरकार को सौंपने थे। अच्छा, तो मतलब केंद्र का अधिकार काफी बढ़ गया। जी बिल्कुल। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि अब केंद्रीय कानून पेप्सू पर भी वैसे ही लागू हो सकते थे जैसे बाकी प्रांतों पर। ये एकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो वाकई बड़ा कदम था। अच्छा, एक और अहम मुद्दा था प्रिवी पर्स का, शासकों को मिलने वाला सालाना भत्ता। जी। जब उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी, राज्य खत्म किए, तो बदले में उन्हें ये रकम तय की गई थी। पेप्सू के लिए ये कितनी थी? पेप्सू के सभी 8 शासकों के लिए कुल मिलाकर लगभग 33,24,600 रुपए सालाना तय हुआ। ओह, और इसमें सबसे ज्यादा किसे मिला? पटियाला को? हाँ, जाहिर है। पटियाला के महाराजा को 17 लाख रुपए सालाना। 17 लाख? जी। बाकी में कपूरथला को 2.7 लाख, जींद को 3.28 लाख, नाभा को 4.1 लाख, फरीदकोट को 3.81 लाख, मालेरकोटला को 1.1 लाख और नालागढ़ को 60,000 और कालसिया को 65,000 रुपए सालाना। ये पटियाला का 17 लाख तो बहुत ज्यादा था। सरकार की तो शायद 10 लाख की सीमा थी। हाँ, आमतौर पर 10 लाख की सीमा थी, लेकिन पेप्सू उन 11 खास मामलों में था जहां ये सीमा लांघी गई। ऐसा उन बड़ी और जरूरी रियासतों के लिए किया गया जिनका साथ आना भारत के लिए बहुत अहम था। और ये पैसा देता कौन था? केंद्र सरकार? शुरुआत में तो पेप्सू के राजस्व से ही जाना था, लेकिन जब वित्तीय एकीकरण हुआ, मतलब पेप्सू का फाइनेंस केंद्र के साथ जुड़ा, तो केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी ले ली। बल्कि पेप्सू को इस वित्तीय एकीकरण से फायदा ही हुआ, क्योंकि केंद्र जो वहां खर्च कर रहा था रक्षा, संचार वगैरह पर, वो पेप्सू से मिलने वाले रेवेन्यू से ज्यादा था। अच्छा, तो उस फायदे से ही ये प्रिवी पर्स निकल गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, और कोई खास बातें समझौते या पेप्सू के चलने के तरीके से जुड़ी हुई? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। एक तो समझौते में लिखा था कि पेप्सू की अपनी संविधान सभा बनेगी। बनी थी वो? नहीं, वो कभी बुलाई ही नहीं गई। असल में तो प्रशासन एक छोटी सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाती थी, जिसे भारत सरकार नॉमिनेट करती थी। अच्छा, और रियासतों की अपनी फौज का क्या हुआ? सेनाएं? हाँ, वो शुरू में रक्षा के दायरे से बाहर थीं, लेकिन जब वित्तीय एकीकरण हुआ तो केंद्र सरकार ने उनका खर्चा भी उठा लिया, और फिर धीरे धीरे 1 अप्रैल 1951 तक उन सभी सेनाओं को पूरी तरह से भारतीय सेना में मिला दिया गया। समझ गया। तो अगर पूरी कहानी को देखें, पेप्सू का बनना वाकई विभाजन के बाद की मुश्किल राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक हालात का नतीजा था। बिल्कुल। इसमें सीमा सुरक्षा, सिख समुदाय की भावनाएं, शासकों के अपने हित और भारत सरकार की कोशिशें, सब कुछ उलझा हुआ था। बिल्कुल।
ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं था। बहुत सारे समझौते, बहुत सारी खींचतान के बाद ये संघ बन पाया। ये भारत के एकीकरण की कहानी का एक बहुत ही खास पन्ना है। हाँ, इसने न सिर्फ इन 8 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया, बल्कि उस मुश्किल वक्त में सीमा पर स्थिरता लाने की कोशिश की और उस समय की सिख राजनीतिक भावनाओं को भी साधने की कोशिश की। हालांकि वो कोशिश कितनी कामयाब रही, ये अलग बात है। सही। प्रिवी पर्स का मुद्दा हो या सेनाओं का विलय, ये सब दिखाते हैं कि ये कितना जटिल काम था। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि पेप्सू जैसे राज्य जो सिर्फ 8 साल ही चले 1948 से 1956 तक और फिर पंजाब में मिल गए, क्या वो बस इतिहास में एक छोटा सा पड़ाव थे या इतने कम समय में भी उन्होंने उस इलाके की पहचान, वहाँ की राजनीति और प्रशासन पर कोई ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस होती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनका स्थायी महत्व क्या रहा होगा? बिल्कुल, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।